हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कैसे करते हैं। आज का जो हमारा डेरिवेशन है वो है कि अनंत लंबाई की किसी आवेशित रेखा के निकट क्षेत्र कितना पैदा होगा। यानी हमारे पास कोई तार है, जैसे हमारे पास कोई तार है, इस तार को हमने आवेश दिया तो आवेश एक रेखा पर फैल गया, आवेश एक रेखा पर फैल गया, आवेश एक रेखा पर वितरित हो गया तो हमारे पास बन गई आवेशित रेखा। क्योंकि इस तार की लंबाई बहुत ज़्यादा है और इस तार की लंबाई ज़्यादा होने से हमने इसको कह दिया अनंत लंबाई की आवेशित रेखा। ये अनंत लंबाई की आवेशित रेखा अपने निकट कितना क्षेत्र पैदा करेगी, इसका फॉर्मूला हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालना है। इसका फॉर्मूला हमें किसकी सहायता से निकालना है? गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो आओ शुरू करते हैं। जब किसी तार की लंबाई बिंदु की दूरी की तुलना में, जब किसी तार की लंबाई तार से बिंदु की दूरी की तुलना में, जब किसी तार की लंबाई तार से बिंदु की दूरी की तुलना में अत्यधिक हो जाती है तो उस समय तार अनंत लंबाई का कहलाता है। जब किसी तार की लंबाई तार से बिंदु की दूरी की तुलना में, किस बिंदु की दूरी? जहाँ पर क्षेत्र निकाल रहे हैं। जब किसी तार की लंबाई तार से बिंदु की दूरी की तुलना में अत्यधिक हो जाती है तो फिर तार अनंत लंबाई का कहलाता है। लिखते हैं इसे। जब किसी तार की लंबाई तार से बिंदु की दूरी की तुलना में अत्यधिक हो जाती है तो फिर वह तार अनंत लंबाई का कहलाता है। अनंत लंबाई का कहलाता है। ऐसा ही एक तार है, ऐसा ही एक एल लंबाई का तार है जो वायु निर्वात में रखा गया है। ऐसा ही एक एल लंबाई का तार है जो वायु या निर्वात में रखा गया है। वायु या निर्वात में रखा गया है। जब इस तार को क्यों आवेश देते हैं तो वह आवेश इस तार पर समान रूप से फैल जाता है, जिससे इस तार का घनत्व लैम्बडा हो जाता है। जब इस तार को क्यों आवेश दिया जाता है तो वह आवेश इस तार पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा हो जाता है। तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। दोस्त ये थी थ्योरी। इतनी थ्योरी हमें लिखनी पड़ेगी डेरिवेशन में। क्या बताया थ्योरी में? तार की बेसिक बातों के बारे में बताया। हमने कहा अनंत लंबाई का तार। सवाल ये उठता है अनंत लंबाई का तार किसे कहेंगे? जब तार की लंबाई बिंदु की दूरी की तुलना में अत्यधिक हो जाती है तो वह तार ही अनंत लंबाई का कहलाता है। ऐसा ही एक तार हमारे पास भी है जो वायु निर्वात में रखा गया है। ऐसा ही एक तार हमारे पास भी है जो वायु निर्वात में रखा गया है।
जब इस तार को क्यों आवेश देते हैं तो सतत आवेश वितरण वाले कंसेप्ट हैं, वो आवेश इसके ऊपर समान रूप से फैल जाता है, जिससे इस तार का आवेश घनत्व लैम्बडा हो जाता है, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा होता है, जिससे इस तार का आवेश घनत्व लैम्बडा हो जाता है। तार से r दूरी पर वो बिंदु है जहाँ पर हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यहाँ से मुद्दा स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होगी गॉस की प्रमेय। मुझे डेरिवेशन किसकी सहायता से करना है? गॉस की प्रमेय की सहायता से करना है। और लास्ट वीडियो में और लास्ट 2-3 वीडियो मैंने तुम्हें बताया है कि गॉस की प्रमेय को कैसे अप्लाई करते हैं। एक बार फिर मैं बता रहा तुम्हें कि गॉस की प्रमेय को अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्या क्या बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है। इनको एक बार तुम मेमोराइज कर लो, इनको याद कर लो, फिर डेरिवेशन हार्ड नहीं लगने। क्या फॉर्मेलिटीज़ है? पहला पॉइंट, गॉस, हेलो, इस बात को सुनो क्या कह रहा मैं। ये डेरिवेशन मुझे गॉस की प्रमेय से करना, इसमें गॉस की प्रमेय लगानी। गॉस की प्रमेय लगाने के लिए क्या बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है, कब लगेगी गॉस की प्रमेय, वे जानना जरूरी है। तरीका क्या होगा? देखो, पहली फॉर्मेलिटी क्या है गॉस की प्रमेय के संबंध में कि हमारा आवेश बंद पृष्ठ के अंदर घिरा हो। हमारा आवेश बंद पृष्ठ के अंदर घिरा होना चाहिए, बेसिक फॉर्मेलिटीज है, हाँ या ना। जैसे ही हमारे पास कोई बंद पृष्ठ होगा तो हम लेंगे बंद पृष्ठ का अवयव। क्या लेंगे? बंद पृष्ठ का अवयव। उस अवयव को हम क्या कहेंगे? डीए। और डीए से गुजरने वाला निकाल लेंगे फ्लक्स। डीए से गुजरने वाला क्या निकाल लेंगे? फ्लक्स। डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, उसका नाम होगा डी फाई। फॉर्मूला होता है ई डी ए कोस थीटा। ई डी ए कोस थीटा समझ में आ रहा है सबके? सबसे पहले हमने एक बंद पृष्ठ लेना है, बंद पृष्ठ का फिर छोटा सा अवयव लेंगे। उस अवयव का नाम क्या होता है? डीए। डीए से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। फिर हम निकाल लेंगे कंप्लीट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स कितना है हमारा? टोटल फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर इंटीग्रेशन हो डी फाई, इसका समाकलन कर देंगे। तो ये प्रक्रिया है गॉस की प्रमेय की। एक बार तो फाई निकाल लेंगे ऐसे, और फिर दूसरी बार फाई कैसे निकाल लेंगे? गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से फाई कैसे निकालते हैं? फाई बराबर क्यू गुना 1/ε0। इन दोनों फाई के मान को क्या कर देंगे? बराबर। इन दोनों फाई के मान को बराबर रखते ही का मान आ जाएगा। ये है बेसिक कंसेप्ट, ये है बेसिक तरीका। हर डेरिवेशन में यही होना है। क्या होना है? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सारा आवेश बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। बात को नोट करते चलेंगे। सारा आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। अपने तार को जरा ध्यानपूर्वक देख लो, क्या इसका आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर है? नहीं, इसके चारों ओर कोई बंद पृष्ठ नहीं है। तो पहले तो बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जैसे ही बंद पृष्ठ लेंगे तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स निकालने का प्रोग्राम बनाएंगे। उसका तरीका क्या है? पहले बंद पृष्ठ पूरा नहीं लेंगे, उसका छोटा सा अवयव लेंगे। उस अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला जाएगा, उसका नाम होगा डी फाई। डी फाई का समाकलन करे जाएगा, उससे निकलेगा टोटल फ्लक्स। एक तरीका होगा फ्लक्स निकालने का। फिर वही फ्लक्स निकाल लूँगा गॉस की प्रमेय से, और दोनों फ्लक्स के मान को कर देंगे बराबर, आंसर आ जाएगा क्षेत्र का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए क्या बताया मैंने कि एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो आओ शुरुआत करते हैं। अब पी में को होकर गुजरने वाला एक ऐसा बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। पी में को होकर गुजरने वाला एक ऐसा बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। देखो यार, जैसी शेप होगी ना, उसको क्लोज भी ऐसी ही आकृति कर पाएगी। इसे गोला क्लोज नहीं कर सकता। इक्वली बराबर तरीके समान रूप से इसे कोई गोला ढक नहीं सकता। इसको बेलन ढक सकता है, क्योंकि हमारे किसी तार की जो शेप होती है वो बेलन के जैसी होती है। तो हमने इसे बेलन के अंदर बंद कर दिया। तो बंद पृष्ठ भी हमें इसके अनुसार लेना पड़ेगा कि आवेश की आकृति क्या है। क्लियरिटी आ रही कि नहीं आ रही? अब पी में को होकर गुजरने वाला, अब पी में को होकर गुजरने वाला एक ऐसा बंद
बेलनाकार, बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं जिसकी अक्ष पर तार होता है, जिसकी अक्ष पर तार होता है। अक्ष मतलब मान लो हमारे पास कोई बेलन है और बेलन के जो सेंटर से होकर जाती है रेखा, एक मिनट सब बच्चे देखने का प्रयास करेंगे। मान लो हमारे पास ये बेलन है और बेलन के बिल्कुल सेंटर से जो रेखा पास होती है, बीचों बीच से जो रेखा पास होती है, उसी का नाम होता है बेलन की अक्ष। इस रेखा का नाम क्या है? बेलन की अक्ष। बेलन की अक्ष का कंसेप्ट क्या है कि बेलन की अक्ष से यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। अक्ष मतलब सेंटर पॉइंट से पास होने वाली रेखा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? बराबर। और जब दूरी बराबर होगी तो इस बाहर वाले पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र का मान समान होगा। ये बेलन इस तरीके से है, फ्लैट नहीं है जैसे बोर्ड पे दिखाया गया। बेलन इस तरीके से, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये तार कहाँ है? बेलन की अक्ष पर है। जब तार बेलन की अक्ष पर है तो हम ये कह सकते हैं कि जिसकी अक्ष पर तार होता है, जिससे वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी आवेश से समान होने के कारण सभी बिंदुओं पर क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, जिसकी दिशा पृष्ठ से बाहर की ओर होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इधर आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सब दूरियाँ क्या है? बराबर। तो सब बिंदुओं का क्षेत्र भी क्या होगा? बराबर। और क्षेत्र की दिशा होगी पृष्ठ से बाहर की ओर। बताओ इतना कंसेप्ट समझ में आया क्या? हमने बताया अपने तार के बारे में, फिर मैंने कहा गॉस की प्रमेय लगानी है यार। गॉस की प्रमेय लगाने के लिए क्या होना चाहिए? आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर बंद होना चाहिए। तो मैंने बंद पृष्ठ की कल्पना करी, एक बार रिपीट करता हूँ। अब P में से होकर गुजरने वाला एक ऐसा बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ लेते हैं जिसकी अक्ष पर तार होता है। तार अक्ष पर होने से एक बेनिफिट हुआ कि वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा और दिशा होगी बाहर की ओर। आ जाओ उस प्रोसेस पे। अब क्या लेना है? इसका पृष्ठ का छोटा सा अवयव, इस छोटे से अवयव से गुजरने वाला क्या निकाल लूंगा? फ्लक्स। उस छोटे से अवयव के फ्लक्स का क्या कर दूंगा? समाकलन। तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला क्या आ जाएगा? फ्लक्स। लेकिन यार इस वाले डेरिवेशन में एक खास बात है। क्या खास बात है? कि जो हमारा बंद पृष्ठ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा। अगर तुम बेलन का थोड़ा बेसिक पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, मेंसुरेशन वगैरह में, तो तुमने देखा होगा कि बेलन क्या होता है। बेलन की आकृति कुछ ऐसी होती है, जरा ध्यान देखने का प्रयास करेंगे। बेलन कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब बेलन के ये जो बाहर वाला पृष्ठ है यार, ये वाला पृष्ठ, इसका नाम होता है वक्र पृष्ठ। इस वाले पृष्ठ का नाम क्या होता है? वक्र पृष्ठ। और बेलन के ऊपर वाले जो ये ढक्कन होते हैं इनको बोलते हैं समतल पृष्ठ। यानी बेलन जो है, बेलन नाम की जो आकृति है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहले का नाम है वक्र पृष्ठ और इनका नाम है दोनों का समतल पृष्ठ। बात को समझ के चलो। हमारा जो बंद पृष्ठ है अब की बार गोलाकार नहीं है, ये बंद पृष्ठ दो पार्ट में डिवाइड है, दो भागों से मिलकर बना। एक भाग का नाम क्या है? वक्र पृष्ठ। और दूसरे भाग का नाम क्या है? समतल पृष्ठ। जैसे बाहर वाला जो भाग होता है इसका नाम क्या है? वक्र पृष्ठ। और जो ऊपर वाला भाग होता है इसका नाम है समतल पृष्ठ। जरा ध्यान से देखो, हमारा जो P पॉइंट है वो वक्र पृष्ठ का है यार, समतल पृष्ठों का नहीं है वो बिंदु। और P के चारों ओर जो मैं अवयव लूंगा वो भी वक्र पृष्ठ का होगा। P के चारों ओर जो मैं अवयव लूंगा वो कौन सा होगा? वक्र पृष्ठ का अवयव होगा। और जब उस अवयव के फ्लक्स का समाकलन करूंगा तो टोटल वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आएगा, समतल वाला नहीं आनेगा। तो इसका मतलब पहले मुझे वक्र पृष्ठ का निकालना पड़ेगा, फिर दोनों समतल पृष्ठों का निकालना पड़ेगा, उन सारे फ्लक्स को जोड़ दूंगा, वो कहलाएगा टोटल फ्लक्स। इस वाले डेरिवेशन में ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात है।
हमारा अब की बार जो बंद पृष्ठ है दो भागों से मिलकर बना। पहले भाग का नाम वक्र पृष्ठ और दूसरे भाग का नाम समतल पृष्ठ। जिस बिंदु की मैं बात कर रहा वो बिंदु कहाँ है, वो वक्र पृष्ठ पर है। जब वो पॉइंट वक्र पृष्ठ पर है तो जो मैं अवयव लूंगा वो भी तो वक्र पृष्ठ का लूंगा। फिर मैं जो ये फॉर्मूला लगाकर फ्लक्स निकाल लूंगा तो उस अवयव का निकाल लूंगा जो वक्र पृष्ठ पर है, और जब मैं उसका समाकलन करूंगा तो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आएगा। बात क्लियर है? अब मैं सब बात को डिलीट करते हुए थोड़ा बताना चाहता हूँ कि पहले मैं वक्र पृष्ठ का फ्लक्स निकाल लूँगा, फिर समतल पृष्ठों का फ्लक्स निकाल लूँगा, दोनों फ्लक्स को जोड़ दूँगा, आंसर आ जाएगा। आओ शुरू करते हैं। बाहर की ओर होती है पी के चारों ओर अब वक्र पृष्ठ का अति सूक्ष्म अवयव डीए लेते हैं, जहाँ डीए वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर है 0 डिग्री। क्योंकि देखो ये पृष्ठ ऐसा रखा हुआ है, डीए ऐसे रखा हुआ है तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इधर को ही होगा। तो ई वेक्टर डीए वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 0। तो डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा हमारा, फॉर्मूला देखो वो लिखा हुआ वहाँ पे, ई इंटू डी ए कोस थीटा, ई इंटू डी ए कोस 0 डिग्री। तो हमारा आ गया ई इंटू डी ए। ये हमारा किसकी वैल्यू आई, ये डी फाई की वैल्यू आई। कौन से डी फाई की, इस छोटे से अवयव से गुजरने वाले फ्लक्स की। ये अवयव किसका है, वक्र पृष्ठ का। तो अगर मैं इसका समाकलन करूंगा तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ का फ्लक्स आ जाएगा। तब संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डी फाई का, इंटीग्रेशन ऑफ। देखो ये एरिया वाइज लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो ये तुम अपने अनुसार कर सकते हो। ये क्या है यहाँ पे, ई इंटू डी ए। ध्यान दो बच्चों, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कई बार आ चुका कि छोटे छोटे डी ओ को जोड़कर कंप्लीट ए बन जाता है, छोटे छोटे क्षेत्रफल को जोड़कर कंप्लीट क्षेत्रफल आ जाता है। तो ई इंटू ए, ये ए क्या है, ये है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ए क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर थोड़ी सी नॉलेज हो बचपन की तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जहाँ एच उसकी ऊंचाई, आर उसकी त्रिज्या। परंतु हमने तो तार लिया ना, तार एल लंबाई का तार, बेलन की ऊंचाई कितनी है, जितनी तार की लंबाई है। तो हम एच के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, एल। तो हमारा ये फ्लक्स आ गया, किससे गुजरने वाला, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला। यानी हमारे डेरिवेशन का पहला हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया। हमने किसी वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। अब मैं किससे गुजरने वाला निकाल लूँगा, समतल पृष्ठों से। फिर वक्र पृष्ठ के और समतल पृष्ठ के फ्लक्स को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो हमारा कुल फ्लक्स आ जाएगा। प्लानिंग समझ में आ रही है? यहाँ तक का नोट कर लेंगे एक बार। चलिए अब बात किसकी करते हैं, समतल पृष्ठों की। जरा सब बच्चे एक बार बोर्ड पर आएंगे और देखेंगे। ये समतल पृष्ठ का कोई पॉइंट है, ये पॉइंट के चारों ओर क्या है, अवयव है। अगर ये मैंने इस प्रकार अपना अवयव लिया डी ए, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर तो दोस्त ऊपर को होगा। ये किसकी डायरेक्शन है, क्षेत्रफल वेक्टर की। कुछ याद भी है या नहीं, किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर उसके लंबवत बाहर की ओर होता है। इस वाले केस में हमारा समतल पृष्ठ ऐसा था तो क्षेत्रफल वेक्टर उधर को था। अब की बार हमारा पृष्ठ ऐसे है तो क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर की ओर होगा, लेकिन क्षेत्र की दिशा तो इधर को ही है। तो ई वेक्टर डी ए वेक्टर के बीच का कोण कितना आ गया, 90 डिग्री। ई वेक्टर डी ए वेक्टर के बीच का कोण कितना आ गया, 90 डिग्री। और फ्लक्स निकालने के फॉर्मूले में क्या आता है, कोस थीटा। दिखाई दे रहा है सबको? फ्लक्स निकालने के फॉर्मूले में क्या आता है, कोस थीटा। जब मैं थीटा का मान यहाँ 90 रखूंगा तो कोस 90 का मान 0, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा।
जब इस अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो पूरे समतल से भी तो जीरो ही गुजरेगा ना। जब पहले समतल से जीरो गुजरेगा तो दूसरे समतल से भी कितना गुजरेगा? जीरो। एक बार दोबारा, समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए, समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री है, और ई वेक्टर डी ए वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री होने से फ्लक्स का फॉर्मूला कहता है कि वो जीरो हो जाएगा। हाँ या ना? चलो शुरुआत करते हैं। समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर डी ए वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होने के कारण पहले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर होगा ई ए कोस थीटा। या ऐसे शुरुआत करें, गुजरने वाला फ्लक्स बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होने के कारण समतल पृष्ठ के अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स, क्योंकि मैं पहले अवयव से निकाल लूँगा ना, फिर उसका समाकलन करेंगे टोटल आ जाएगा। गुजरने वाला फ्लक्स, बोर्ड पे देखो बच्चों, वो होगा ई डी ए कोस थीटा। ई डी ए कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। ये कोस है तो कोस 90 तो यार जीरो होता है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। यानी किसी समतल पृष्ठ के अवयव से कितना फ्लक्स गुजरेगा? जीरो। तो पहले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? जीरो। तो मैं निकाल दूं दोनों समतल पृष्ठों से, दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोनों समतल पृष्ठों से कितना गुजरेगा? जीरो प्लस जीरो, पहले से भी जीरो दूसरे से भी जीरो, तो कुल कितना आ गया? जीरो। हमें समतल पृष्ठ थोड़ी निकालना था, हमने वक्र पृष्ठ का पहले निकाल लिया, समतल पृष्ठ का अब निकाल लिया। अब जो हमें करना था वो कंप्लीट फ्लक्स निकालना था पूरे बेलन से। तो हमें क्या लिखना है? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वो होगा हमारा फाई ई बराबर वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला प्लस दोनों समतल पृष्ठों से गुजरने वाला। वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला आया था हमारा E इंटू 2πRL, और इससे कितना आया? जीरो। तो फाई का मान आ गया हमारा E इंटू 2πRL, समीकरण नंबर 2। ये है हमारा कंसेप्ट से फ्लक्स का मान कि पूरे बेलन से कितना फ्लक्स गुजरेगा। एक बार प्लानिंग में दोबारा बता रहा हूँ। जब मेरे सामने बंद पृष्ठ आया तो बेलन था, क्योंकि बेलन के दो भाग होते हैं, एक भाग वक्र पृष्ठ और दूसरा भाग समतल पृष्ठ। तो मैंने क्या करा, पहले वक्र पृष्ठ का निकाला, फिर मैंने क्या करा, समतल पृष्ठों का निकाला। इन दोनों के फ्लक्स को जब जोड़ दिया, वक्र पृष्ठ वाले फ्लक्स में समतल पृष्ठ वाले फ्लक्स को जब मैंने जोड़ा, तब जाके हमारा आया टोटल फ्लक्स। ये फ्लक्स मैंने कैसे निकालना है? कंसेप्ट से। अब मैं फ्लक्स निकाल लूँगा किससे? गॉस की प्रमेय से। सब बच्चे ध्यान दें, इसे नोट कर लो एक बार। चलिए अब निकालते हैं। गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार जो फ्लक्स का मान होगा वो कितना होता है? Q गुना 1/ε0।
फ्लक्स का मान कितना होता है, Q गुना 1/ε0। लेकिन हमने यार एक फॉर्मूला पढ़ा था लैम्बडा का, लैम्बडा बराबर होता है Q/L, तो Q बराबर होगा लैम्बडा इंटू एल। लैम्बडा बराबर क्या होता है, Q/L। लैम्बडा माने रेखीय आवेश घनत्व, Q बराबर लैम्बडा इंटू एल। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो फाई बराबर आ गया लैम्बडा एल गुणा 1/ε0, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 की क्या कर देंगे, तुलना। वही पुराने वाला प्रोसेस, समीकरण 2 और 3 की क्या कर देंगे, तुलना, क्योंकि समीकरण 2 भी फ्लक्स का मान है। समीकरण 2 और 3 की क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना कर दो। समीकरण 2 से कितना आया था मान, E इंटू 2πRL, और समीकरण 3 से कितना आया है, लैम्बडा एल इंटू 1/ε0। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो E बराबर आ गया हमारा, ये 2πε के साथ लिख दो 1/2πε0 इंटू आर, ऊपर क्या बचा है लैम्बडा, यहाँ पे क्या बचा हुआ है लैम्बडा। ये तीनों चीज़ क्या आएगी, यहाँ डिवाइड में आएगी 2πε0। थोड़ा और खोल के लिखो 1/2πε0 मल्टीप्लाई λ/r, E बराबर 1/2πε0 λ/r। अभी तक हम जो फॉर्मूले पढ़ते आ रहे थे ना दोस्त, उन सब फॉर्मूले में एक नियतांक प्रयोग हो रहा था 1/4πε0। बात को समझो, हर फॉर्मूले में नियतांक क्या आ रहा था, 1/4πε0। ये भी फॉर्मूला है, इसको भी सोल्व कर सकते हैं, इससे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके जैसा प्रारूप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और अगर 2 से डिवाइड कर दूँ मैं यहाँ पे, तो हमारा काम हो जाने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में करना है, 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग, तो क्या बन जाएगा, E बराबर 1/4πε0 लैम्बडा 2 λ/r। ये है हमारा फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10⁹ 2 λ/r। ये है हमारा किसी तार के निकट क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला, जो कि हमने इस डेरिवेशन में जानने का प्रयास किया। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना। यह डेरिवेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में लगभग हर सेट में होता है हर साल। इसको बार बार देखने का प्रयास करना, एक एक बात बताने का प्रयास किया गया। अगर किसी भाई को फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकता है, उसके आंसर देने का प्रयास नेक्स्ट वीडियो में करा जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।